अम्बिलिकल कॉर्ड इज अराउंड, तो गर्भनाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो गर्भनाल या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड की यदि हम लेंथ की बात करें, सेंटीमीटर में पूछें तो आपको अलग आंसर करना है और इंच में पूछें तो अलग। तो सेंटीमीटर की हम बात करें तो सेंटीमीटर में एक एवरेजन है जो गर्भनाल की लंबाई होती है 50 से 60 सेंटीमीटर तक है जो कंसीडर करी जाती है। यदि यही हम इंच में कहें, कितने में इंच में कहें, तो 19.6 टू 23.6 इंच के बीच में यहाँ पर हो सकती है। ये डिपेंड करता है यदि बच्चा और माँ की जो हाइट वगैरह है उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा गर्भनाल की लंबाई। कभी कभी बच्चे हैं जो 1 या 2 राउंड नाल के अपने गर्दन में लगा लेते हैं, स्पेशली इन फीटल टाइम पर और डिलीवरी होने के कुछ समय पहले ही। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं क्या? नचल कॉर्ड। मतलब बच्चा पूरा 1 या 2 राउंड लगा, 2 राउंड तक तो ठीक है, डिलीवरी के दौरान डॉक्टर है जो नाल को क्या करते हैं, खिसका देते हैं। बट यदि 2 से ज़्यादा राउंड होते हैं तो बच्चे की दम घुटने के कारण डेथ भी हो सकती है। इतनी विजिट हैं जो इंक्लूड की गई हैं। अंडर 5 क्लिनिक का मतलब होता है वेल बेबी क्लिनिक। क्या है? अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक। इसको क्या कहा जाता है? वेल बेबी क्लिनिक और अंडर 5 क्लिनिक। ये जनरली 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर इसके थ्रू है जो केयर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो विजिट की जाती है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए रहती है। ये यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल भी ऐड किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो विजिट है वो कैसी होंगी? ऑप्शन में 8, 12, 4 या फिर 32। टोटल कितनी विजिट होती हैं अंडर 5 क्लिनिक में? तो अंडर 5 क्लिनिक का मतलब ये है कि अंडर 5 मतलब बिलो 5 ईयर तक के लिए, और इसका दूसरा नाम है वेल बेबी क्लिनिक। क्या है? वेल बेबी क्लिनिक। यहाँ पर जो विजिट की जाती है वो इस तरीके से होती है कि पहली विजिट 1 साल के बच्चे के लिए विजिट होती है एवरी मंथ, मतलब 12 हो गई 1 ईयर में। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से समझिए। तो यहाँ पर ये देखिए अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक में जो केयर प्रोवाइड की जाती है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिफरल केयर होती है। किसके लिए? 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो 5 साल तक के बच्चों को केयर किस तरीके से दी जाती है? पहले साल के बच्चे के लिए पूरे 12 महीने, मतलब एवरी मंथ है जो हर महीने विजिट के लिए बुलाया जाता है, मतलब क्या हो गई? 12 विजिट हो गई। फिर यहाँ पे आता है 2 से 3 साल का बच्चा, 2 to 3 ईयर का बच्चा, मतलब जो 2 साल से लेके 3 साल की उम्र तक के बीच में है। तो यहाँ पर हर 2 महीने में बुलाया जाएगा। 2 साल वाले को बुलाया हर 2 महीने में तो 6 विजिट हो गई, 3 साल वाले को बुलाया हर 2 महीने में तो 6 विजिट हो गई। टोटल कितनी हो गई? 12 विजिट। अब आता है 4 से 5 साल का बच्चा। 4 से 5 साल मतलब पहले 4 साल वाले को बुलाया हर 3 महीने में, मतलब 3 4 इज़ हर 3 महीने में एक बार बुलाया, मतलब कितने हो गए आपके? 4 एवरी 3 मंथ में। कितने? एवरी 3 मंथ में एक बार बुलाया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, मतलब 4 हो गए। फिर 5 साल वाले को भी 4 बार बुलाया 1 साल, मतलब 3 महीने के गैप से, टोटल हो गए 8। तो इस तरीके से जो अंडर 5 क्लिनिक में टोटल कितनी विजिट हो जाती हैं? 32 विजिट। जो 5 साल तक के बच्चे की यदि प्रॉपर विजिट की हम बात करें तो कितनी विजिट हो जाएंगी? 32 विजिट। क्लियर? अब जो अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक है, इसमें आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मेनली आता है वो आपको क्वेश्चन क्या रहता है कि जो मिडिल ट्रायंगल है, क्या है? मिडिल ट्रायंगल है अंडर 5 क्लिनिक का, तो ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? तो जो अंडर 5 क्लिनिक का जो मिडिल ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली प्लानिंग को। किसके लिए? फैमिली प्लानिंग को। और हम बात करें तो भारत है जो अभी जनता के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में टॉप पर आ गया है, चाइना को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो रिप्रेजेंट की जाती हैं। सेंटर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली प्लानिंग को। एंड देन ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर। ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, बच्चे की हाइट, हेल्थ, जो ग्रोथ चार्ट है वो सब चीज़ें यहाँ पे मैनेज करी जाएंगी। बच्चे का वजन, हाइट, सब चीज़ें चेक की जाएंगी। केयर इन इलनेस का मतलब बच्चे को कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही, उल्टी दस्त हो रहा है, हैजा हो रहा है, उसके लिए जो केयर है वो हो जाएगी। हेल्थ एजुकेशन ऑल ओवर, जब सब चीज़ें समझ में आ जाए तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा
कि आप कैसे किस तरीके से अपने बच्चे को ठीक रख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद रखना, अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक जो कि 5 साल तक के बच्चे के लिए केयर प्रोवाइड करने के लिए है। और यहाँ पर जो सेंटर पार्ट है जो पिंक कलर से होता है, पिंक ट्रायंगल होता है, यहाँ पर मैंने पिंक ऐड नहीं किया, फैमिली प्लानिंग वाला पोर्शन पिंक होता है। तो ये क्या है, सेंटर है जो कि उल्टा ट्रायंगल है जो सीधे ट्रायंगल के अंदर सेट किया गया है। इसमें टोटल 5 तरीके की केयर दी जाती हैं, फैमिली प्लानिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, केयर इन इलनेस एंड हेल्थ एजुकेशन। टोटल विजिट आपसे पूछें तो आपको कहना है 32। कितनी? 32। यहाँ पे आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो कि 2 से 3 साल का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 साल के बच्चे को हर 2 महीने में बुलाया मतलब 6 विजिट हो गई। 3 साल के बच्चे को हर 2 महीने में बुलाया मतलब 6 विजिट हो गई, मिला के कितनी हो गई? 12 विजिट। इस तरीके से टोटल विजिट की बात करें हम तो कितनी हो जाती हैं? 32 विजिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एपिडेमिक ऑफ डिसीज इन बर्ड पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पक्षी समुदाय में रोग की महामारी को क्या कहा जाता है? जैसे जनता के बीच में, लोगों के बीच में यदि महामारी फैलती है तो हम उसको क्या कहते हैं? पेंडेमिक। ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि यदि पक्षियों में कोई बीमारी हो जाए, महामारी फैल जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिजोटिक, एंजोटिक, एक्सोटिक या फिर एपोर्निथिक। क्या वर्ड है जो यूज़ किया जाएगा यदि पक्षी समुदाय में बीमारी फैल जाए तो यहाँ पर यदि एनिमल्स में, जूनोसिस का मतलब यहाँ पर होता है एनिमल्स, तो यहाँ पर क्या है, कोई एपिडेमिक बीमारी एनिमल में हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? एपिजोटिक। जू वर्ड जुड़ जाए मतलब एनिमल से क्या है यहाँ पर? एनिमल का है जो यहाँ पर कहा गया है, एनिमल के बारे में कहा गया है। एंजोटिक का मतलब है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रीजन में, मतलब यहाँ पर ये भी एनिमल से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर एंडेमिक की बात की गई है। ये एंडेमिक है। क्या है? एंडेमिक है। एनिमल्स में कोई पर्टिकुलर रीजन हो गया, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में कोई बीमारी फैले जानवरों में, वो। फिर आता है आपका एक्सोटिक और एपोर्निथिक। तो एपोर्निथिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी बीमारी किस में फैली है? तो बर्ड पॉपुलेशन है, मतलब पक्षियों के बीच में होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? एपोर्निथिक। यहाँ पे आपको इसका आंसर शो भी हो रहा है, क्या है? एपोर्निथिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज द डीप फ्रीजर्स कैबिनेट टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन। तो पीएचसी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर जो डीप फ्रीजर कैबिनेट है उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है? -15 डिग्री सेल्सियस टू -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस, -45 टू 55 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस टू -70 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजर की बात की जा रही है तो टेम्परेचर माइनस में ही होगा। अब यहाँ पर कितने माइनस में रहेगा ये टेम्परेचर? पीएचसी में डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? एक क्वेश्चन और आता है, पीएचसी में वैक्सीन के लिए कौन सा है जो यहाँ पर जो कोल्ड चेन है वो मैनेज की जाती है? तो वो होता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। क्या होता है? ILR। क्या होता है? ILR। लेकिन यहाँ पर डीप फ्रीजर यदि कैबिनेट है तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? -15 से 25 डिग्री तक। कितना? -15 डिग्री सेल्सियस टू -25 डिग्री है हमारा। और हम बहुत ही जल्दी वैक्सीनेशन के ऊपर सेपरेट आपको 10 क्लास होने वाली हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, जिसमें आपको इम्यूनाइजेशन के शुरुआत से लेके एंड तक है जो सब चीज़ें 1-1 घंटे की क्लास में, टोटल 10 क्लास हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी आपको जो आपको अपडेट की जाएंगी। 10 क्लासों में पूरा इम्यूनाइजेशन A to Z तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो आपको ये रहा, द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज। मीजल्स को हम क्या कहते हैं? खसरा। क्या है? खसरा। खसरे के कारण होने वाली सर्वाधिक प्राण घातक जटिलता, जटिलता का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, क्या है? तो यहाँ पर खसरे के कारण होने वाली जटिलता क्या है? निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस या फिर जॉइंटिस। तो यहाँ पर खसरा जिसको हम क्या कहते हैं? रूबियोला। मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबियोला, जिसमें कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये एग्ज़ाम में आपको आते हैं क्वेश्चन। क्या है? कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। खसरा का दूसरा नाम है रूबियोला।
इसके कारण जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो स्किन इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस, जॉइंटिस, ये सब क्या है, कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन जो मेजर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो होता है निमोनिया। क्या होगा? निमोनिया। निमोनिया का मतलब होता है लंग्स का इन्फेक्शन होना। तो यहाँ पर सबसे जो जटिलता मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो क्या होगा? निमोनिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है जो हम कब मनाते हैं? ऑप्शन में है आपको 7 नवंबर, 1 दिसंबर, 4 अप्रैल या फिर 25 जुलाई। कब है जो हम नेशनल कैंसर डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल 7 नवंबर को, क्या है, 7 नवंबर को है जो हम नेशनल कैंसर डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें वर्ल्ड कैंसर डे की, क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में बात की जा रही है मतलब हमारे इंडिया को लेके ही बात हो रही है। कब हो रही है? इंडिया को लेके बात हो रही है, और हर साल हम 7 नवंबर को ये क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यदि हम वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें, किसकी? वर्ल्ड कैंसर डे की, तो जो वर्ल्ड कैंसर डे है इसकी डेट आपको डिफरेंट रहने वाली है। तो वर्ल्ड कैंसर डे की हम बात करें तो क्या है? 4 फरवरी। 4 फरवरी क्या है यहाँ पर? वर्ल्ड कैंसर डे। लेकिन यहाँ पर कैंसर अवेयरनेस डे की बात की जा रही है, तब क्या होगा आपका? 7 नवंबर। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 7 नवंबर। लेकिन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल डे पे मतलब इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब है, तो वो होता है आपका 7 नवंबर को। लेकिन वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो क्या है? 4 फरवरी को। नेक्स्ट वन इज स्पाइजेलबर्ग क्राइटेरिया इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो निम्नलिखित में से किसके निदान में स्पाइजेलबर्ग मानदंड है जो यूज किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर सर्वाइकल प्रेगनेंसी के लिए मतलब ग्रीवा संबंधी प्रेगनेंसी के लिए, कॉर्नियल प्रेगनेंसी, या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी या ओवेरियन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो स्पाइजल वर्ग क्या है यहाँ पर? मानदंड है या फिर क्राइटेरिया है। तो इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? ओवेरियन प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए? ओवेरियन प्रेगनेंसीज के लिए। यहाँ पर ओवेरियन प्रेगनेंसी कब आइडेंटिफाई होंगी? कि किसी भी तरीके से ओवरी में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है एक तरीके की, अदर देन फेलोपियन, जो यूट्रस में ना इम्प्लांटेशन होके कहाँ हो जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। वैसे ही स्पाइजल प्रेगनेंसी में पता चलेगा कि जो प्रेगनेंसी है ओवरीज में तो नहीं है, फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे तो जाती है, वो क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पर ओवेरियन प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस्ट करने के लिए स्पाइजेलबर्ग क्राइटेरिया है जो इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन, आई थिंक ESIC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन है जो आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। क्या है? एक टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है जो कितना होता है? 200 से 300 ml, 600 से 800 ml, 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर, कितना अमाउंट होता है? यदि टर्म प्रेगनेंसी की बात करें, हम टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब क्या होगा? 37 वीक है जो जेस्टेशन के, वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं, वो प्रेगनेंसी कहलाती है टर्म प्रेगनेंसी। जैसे जैसे 35 हफ्ते से आगे की प्रेगनेंसी जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड है जो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ना तो यहाँ पे 1 लीटर होगा ना 1.5 लीटर होगा। यदि 500 ml से ज़्यादा जाता है तब हम उसको क्या कह देते हैं? ओलिगोहाइड्रोमनियास। 2000 ml से ज़्यादा जाता है तो पॉलीहाइड्रोमनियास कह देंगे। लेकिन एक टर्म प्रेगनेंसी में एवरेज जो वॉल्यूम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो होता है 600 से 800 ml तक। कितना? 600 to 800 ml तक है जो एक टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। कम होगा 500 ml से तो क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोमनियास। ज़्यादा होता है तो पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट वन इज
साइकिल कॉर्ड इज अराउंड, तो गर्भनाल की जो औसत लंबाई है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज हम बात करें, एक होती है शॉर्ट लेंथ में भी, क्या है, शॉर्ट लेंथ में भी होगी, लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें शॉर्ट की जगह एक एवरेज की, एवरेज मतलब है जो नॉर्मल लेंथ की हम बात करें, तो ये होती है 50 से 60 सेंटीमीटर तक। कितनी? 50 to 60 सेंटीमीटर तक। लेकिन ये डिपेंड करता है जो माँ की हाइट, हेल्थ, जो गेस्चर है उस पर। तो यहाँ पर यदि एक एवरेज हम बात करें जो एज पर ऑप्शन में है, तो वो क्या होगी आपकी? 40 सेंटीमीटर। कितनी? 40 सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम इंच में पूछें, यदि आपको इंच में पूछा जाए, तो ये होती है 19.6 to 23.6 इंच तक। क्या है? इंच में है यहाँ पर। सेंटीमीटर में यदि हम कहें तो 50 to 60 सेंटीमीटर। बट एज पर ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं टोटल। कितनी? 3 वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी 1 वेन। वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि आर्टरीज कैरी करती हैं क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जैसे पल्मोनरी वेन कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइकिल कॉर्ड इज अराउंड, तो गर्भनाल की जो औसत लंबाई है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज हम बात करें, एक होती है शॉर्ट लेंथ में भी, क्या है, शॉर्ट लेंथ में भी होगी, लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें शॉर्ट की जगह एक एवरेज की, एवरेज मतलब है जो नॉर्मल लेंथ की हम बात करें, तो ये होती है 50 से 60 सेंटीमीटर तक। कितनी? 50 to 60 सेंटीमीटर तक। लेकिन ये डिपेंड करता है जो माँ की हाइट, हेल्थ, जो गेस्चर है उस पर। तो यहाँ पर यदि एक एवरेज हम बात करें जो एज पर ऑप्शन में है, तो वो क्या होगी आपकी? 40 सेंटीमीटर। कितनी? 40 सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम इंच में पूछें, यदि आपको इंच में पूछा जाए, तो ये होती है 19.6 to 23.6 इंच तक। क्या है? इंच में है यहाँ पर। सेंटीमीटर में यदि हम कहें तो 50 to 60 सेंटीमीटर। बट एज पर ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं टोटल। कितनी? 3 वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी 1 वेन। वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि आर्टरीज कैरी करती हैं क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जैसे पल्मोनरी वेन कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कोआगुलेशन फैक्टर लेवल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर सभी कोआगुलेशन फैक्टर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर हैं प्रेगनेंसी में सभी बढ़ जाएंगे। लेकिन कौन सा फैक्टर है जो नहीं बढ़ेगा? कौन सा फैक्टर है जो नहीं बढ़ेगा? ऑप्शन में है आपको फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9 या फिर फैक्टर नंबर 10 या फिर फैक्टर नंबर 11। कौन सा फैक्टर नहीं बढ़ता है? 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? तो प्रेगनेंसी में सभी कोआगुलेशन फैक्टर क्या रहेंगे? इंक्रीज लेवल पे रहेंगे, लेकिन जो नहीं बढ़ता है वो होता है फैक्टर नंबर 11, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या है? 11वें नंबर का फैक्टर है, 11वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनेक्टेंट, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। कोआगुलेशन में हेल्पफुल है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। 8वें और 9वें की कमी से तो हीमोफीलिया तक हो जाता है, तो बड़े हुए रहें तो बेटर है। लेकिन यहाँ पर 11वें नंबर का फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो बिटवीन। किस अवधि के बीच के गर्भधान के उत्पाद को भ्रूण कहा जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो कब की यहाँ पर कंसीडर की जाएगी? ऑप्शन में है 0 to 14 डेज, 3 to 10 वीक्स, 12 to 18 वीक्स या फिर 19 से 23 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो कब कंसीडर किया जाएगा? किस अवधि के जो कंसेप्शियस मटेरियल है, एम्ब्रियो है, जो कब कंसीडर किया जाएगा?
आफ्टर 10 वीक के बाद कंसीडर क्या होता है, फीटस। क्या होता है, फीटस। लेकिन एम्ब्रियो की बात करें हम तो ये क्या होगा, 3 से 10 हफ्ते। एज पर ऑप्शन के जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 से 10 वीक। 0 to 14 डेज तक का क्या है, 0 to 14 डेज तक का तो आप इसको किसमें कंसीडर करेंगे, कॉन्सेप्सियस मटेरियल में ही रहेगा, लेकिन ये एम्ब्रियो में नहीं जाएगा। इसको आप जो जर्मिनल, या फिर हम ये कह सकते हैं, जर्मिनल नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट या फिर जर्म सेल्स कहलाएगा, जर्मिनल्स कहलाएगा, लेकिन एम्ब्रियो नहीं होगा। एम्ब्रियो होगा कब, ये 3 वीक से आगे की प्रेगनेंसी के बाद। तो 3 हफ्ते से लेकर 10 हफ्ते तक क्या है, एम्ब्रियो है। आफ्टर 10 वीक के बाद ये कंसीडर हो जाता है किसमें, फीटस में, और आफ्टर डिलीवरी होने के जस्ट बाद न्यूबॉर्न बेबी में कंसीडर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कोआगुलेशन फैक्टर लेवल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर सभी कोआगुलेशन फैक्टर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर हैं प्रेगनेंसी में सभी बढ़ जाएंगे। लेकिन कौन सा फैक्टर है जो नहीं बढ़ेगा, कौन सा फैक्टर है जो नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन में है आपको फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, या फिर फैक्टर नंबर 10, या फिर फैक्टर नंबर 11। कौन सा फैक्टर नहीं बढ़ता है, 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां। तो प्रेगनेंसी में सभी कोआगुलेशन फैक्टर क्या रहेंगे, इंक्रीज लेवल पे रहेंगे, लेकिन जो नहीं बढ़ता है वो होता है फैक्टर नंबर 11, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या है, 11वें नंबर का फैक्टर है, 11वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनेक्टेंट, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। कोआगुलेशन में हेल्पफुल है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। 8वें और 9वें की कमी से तो हीमोफीलिया तक हो जाता है, तो बड़े हुए रहें तो बेटर है। लेकिन यहाँ पर 11वें नंबर का फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो बिटवीन। किस अवधि के बीच के गर्भधान के उत्पाद को भ्रूण कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो कब की यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। ऑप्शन में है 0 to 14 डेज, 3 to 10 वीक्स, 12 to 18 वीक्स, या फिर 19 से 23 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो कब कंसीडर किया जाएगा, किस अवधि के जो कंसेप्सियस मटेरियल है, एम्ब्रियो है, जो कब कंसीडर किया जाएगा। आफ्टर 10 वीक के बाद कंसीडर क्या होता है, फीटस। क्या होता है, फीटस। लेकिन एम्ब्रियो की बात करें हम तो ये क्या होगा, 3 से 10 हफ्ते। एज पर ऑप्शन के जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 से 10 वीक। 0 to 14 डेज तक का क्या है, 0 to 14 डेज तक का तो आप इसको किसमें कंसीडर करेंगे, कॉन्सेप्सियस मटेरियल में ही रहेगा, लेकिन ये एम्ब्रियो में नहीं जाएगा। इसको आप जो जर्मिनल, या फिर हम ये कह सकते हैं, जर्मिनल नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट या फिर जर्म सेल्स कहलाएगा, जर्मिनल्स कहलाएगा, लेकिन एम्ब्रियो नहीं होगा। एम्ब्रियो होगा कब, ये 3 वीक से आगे की प्रेगनेंसी के बाद। तो 3 हफ्ते से लेकर 10 हफ्ते तक क्या है, एम्ब्रियो है। आफ्टर 10 वीक के बाद ये कंसीडर सर्वाइकल कैनाल आफ्टर फुल डायलिटेशन इज। तो जो सर्विक्स से पूरे तरीके से पूर्ण फैलाव के बाद गर्भाशय ग्रीवा नाल का अधिकतम व्यास कितना होता है, मतलब कि सर्विक्स कितने सेंटीमीटर तक फुली डायलेट होती है लेबर के टाइम पर। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जो लेबर पेन की पहली स्टेज होती है, उसमें सर्विक्स कितनी डायलेट होती है, टोटल 10 सेंटीमीटर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर तक फैलने को क्या कहा जाता है, पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज। सेंटीमीटर डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक, कितनी, 10 सेंटीमीटर तक। और सर्विक्स के डायलेट होने वाली स्टेज क्या कहलाती है हमारी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये स्टार्ट कब से होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके, कब से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक, क्या है, डायलिटेशन तक, ये क्या कहलाती है, पहली स्टेज। दूसरी होती है हमारी कौन सी, जिसमें बेबी जो फीटस है वो क्या होगा, बाहर आएगा। तीसरी में प्लेसेंटा बाहर आता है,
और जब चौथी स्टेज की हम बात करें तो उसको हम ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कहते हैं, जिसमें हमें माँ और बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक गर्भावस्था में होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण क्या है? क्लेमाइडिया, कैंडिडा, सिफिलिस या फिर गोनोरिया। कौन सा इन्फेक्शन है जो सबसे कॉमन होने के चांसेस रहेंगे? किसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले पर्सन में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो कंसेप्शियस मटेरियल है फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर इसका इम्प्लांटेशन हो गए। यदि ये ऐसा होता है तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। क्या है? क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। कैंडिडा नहीं होगा, ना सिफिलिस होगा, ना गोनोरिया होगा। कॉमन होने का रिस्क रहेगा कौन सा? क्लेमाइडिया का। नेक्स्ट वन, अनडिसेंडेंट ऑफ द टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड। तो वृषण के अप्रकटन को क्या कहा जाता है? अप्रकटन का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रकट ही नहीं हुई हो जो चीज़। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्रिप्टोर्चिडिज्म, हाइड्रोसील या फिर वेरिकोसील। क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर जो 3 वर्ड हैं, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम नहीं होगा आपका, हाइड्रो वर्ड जुड़ गया, मतलब यहाँ पर कुछ फ्लूइड से रिगार्डिंग बात हो रही है, पानी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्क्रोटम के चारों तरफ, क्या है, स्क्रोटम के चारों तरफ फ्लूइड फिल्डअप हो गया हो, वो कंडीशन कहलाएगी हाइड्रोसील। भारीपन होगा, दर्द होगा। और यहाँ पर जो यदि टेस्टिस डिसेंड होना मतलब बाहर आ जाना, स्क्रोटम में जो दोनों साइड टेस्टिस रहेंगी, वो 2 होती हैं, लेकिन कभी कभी एक आ जाती है, कभी कभी नहीं आएगी, दोनों आ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर 1 साल तक वेट एंड वॉच करते हैं, कभी कभी एब्डोमिनल एरिया से वो नीचे डाउन हो जाएंगी, बट नहीं होती हैं तो और कोई रास्ता नहीं होता है सर्जरी के अलावा। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोर्चिडिज्म। अब यहाँ पर एक और वर्ड है वेरिकोसील। क्या है? वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब होता है कि जो स्क्रोटम की वेंस हैं, स्क्रोटम के अंदर जो वेंस हैं, उनमें क्या होना? पेन होना, या फिर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिकोसील यदि किसी भी तरीके से, क्या है, वेरिकोसील में क्या होगा? जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रही है टेस्टिकल में जो वेन, वहाँ पर इन्लार्जमेंट होना, उनका बढ़ना, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होना कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर यदि हाइड्रोसील बात करें तो स्क्रोटम में पानी का भरना, फ्लूइड भरना। वेरिकोसील में वेन है जो स्क्रोटम और टेस्टिकल के यहाँ पर सप्लाई कर रही हैं ब्लड की, उनमें इन्लार्जमेंट होना। नेक्स्ट वन, सेंटीमीटर डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। कितनी? 10 सेंटीमीटर तक। और सर्विक्स के डायलेट होने वाली स्टेज क्या कहलाती है हमारी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये स्टार्ट कब से होती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके, कब से? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक, क्या है, डायलेटेशन तक, ये क्या कहलाती है? पहली स्टेज। दूसरी होती है हमारी कौन सी? जिसमें बेबी जो फीटस है वो क्या होगा? बाहर आएगा। तीसरी में प्लेसेंटा बाहर आता है। और जब चौथी स्टेज की हम बात करें तो उसको हम ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कहते हैं, जिसमें हमें माँ और बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक गर्भावस्था में होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण क्या है? क्लेमाइडिया, कैंडिडा, सिफिलिस या फिर गोनोरिया। कौन सा इन्फेक्शन है जो सबसे कॉमन होने के चांसेस रहेंगे? किसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले पर्सन में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो कंसेप्शियस मटेरियल है फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर इसका इम्प्लांटेशन हो गए। यदि ये ऐसा होता है तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। क्या है? क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। कैंडिडा नहीं होगा, ना सिफिलिस होगा, ना गोनोरिया होगा। कॉमन होने का रिस्क रहेगा कौन सा? क्लेमाइडिया का। नेक्स्ट वन, अनडिसेंडेंट ऑफ द टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड। तो वृषण के अप्रकटन को क्या कहा जाता है? अप्रकटन का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रकट ही नहीं हुई हो जो चीज़। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम,
क्रिप्टोर्चिडिज्म, हाइड्रोसील या फिर वेरिकोसील, क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर जो 3 वर्ड हैं, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम नहीं होगा आपका, हाइड्रो वर्ड जुड़ गया, मतलब यहाँ पर कुछ फ्लूइड से रिगार्डिंग बात हो रही है, पानी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्क्रोटम के चारों तरफ क्या है, स्क्रोटम के चारों तरफ फ्लूइड फिल्डअप हो गया हो, वो कंडीशन कहलाएगी हाइड्रोसील। भारीपन होगा, दर्द होगा। और यहाँ पर जो यदि टेस्टिस डिसेंड होना मतलब बाहर आ जाना, स्क्रोटम में जो दोनों साइड टेस्टिस रहेंगी वो 2 होती हैं, लेकिन कभी कभी एक आ जाती है, कभी कभी नहीं आएगी, दोनों आ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर 1 साल तक वेट एंड वॉच करते हैं, कभी कभी एब्डोमिनल एरिया से वो नीचे डाउन हो जाएंगी, बट नहीं होती हैं तो और कोई रास्ता नहीं होता है सर्जरी के अलावा। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोर्चिडिज्म। अब यहाँ पर एक और वर्ड है वेरिकोसील। क्या है? वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब होता है कि जो स्क्रोटम की वेंस हैं, स्क्रोटम के अंदर जो वेंस हैं उनमें क्या होना? पेन होना, या फिर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिकोसील यदि किसी भी तरीके से क्या है, वेरिकोसील में क्या होगा, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टेस्टिकल में जो वेन, वहाँ पर इन्लार्जमेंट होना, उनका बढ़ना, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होना कॉमन सी बात है। मेनकेस सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो मेनकेस सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है? कॉपर ट्रांसपोर्ट का, आयरन ट्रांसपोर्ट और आयरन ट्रांसपोर्ट का, सोडियम ट्रांसपोर्ट या फिर पोटेशियम ट्रांसपोर्ट का। तो मेनकेस सिंड्रोम है किसका? यहाँ पर क्या क्या है? डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर आयरन ट्रांसपोर्ट में यदि कुछ प्रॉब्लम है उसका, कि सोडियम का या पोटेशियम का। मेनकेस सिंड्रोम होता है जनरली, जो एटीपी साइकिल आपने पढ़ी है, एटीपी साइकिल सबने पढ़ी होगी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स के लिए हेल्पफुल है। तो मेनकेस सिंड्रोम में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो कॉपर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। पूरी बॉडी में एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसके कारण जो कॉपर ज़रूरी है वो जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इनफ अमाउंट में, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन को या हमारे ब्लड को, कहीं के बॉडी के ऐसे पार्ट्स को जहाँ पर कॉपर की आवश्यकता है वहीं नहीं पहुँचेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है मेनकेस सिंड्रोम। क्या है? मेनकेस सिंड्रोम, मतलब कॉपर ट्रांसपोर्ट में होने वाली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? मेनकेस सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, एट PHC लेवल ऑल द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वैक्सीन आर स्टोर्ड इन, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो टीकों का भंडारण है कहाँ किया जाता है? वॉक इन कोल्ड रूम में, डीप फ्रीजर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। ये हमने इनिशियल क्वेश्चन में जो पढ़ लिया है, आगे के शुरुआती क्वेश्चन में। तो PHC लेवल पर जो वैक्सीन का स्टोरेज किया जाता है कहाँ पे होता है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर सेट किया जाता है +2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से आगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, मेनकेस सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो मेनकेस सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है? कॉपर ट्रांसपोर्ट का, आयरन ट्रांसपोर्ट और आयरन ट्रांसपोर्ट का, सोडियम ट्रांसपोर्ट या फिर पोटेशियम ट्रांसपोर्ट का। तो मेनकेस सिंड्रोम है किसका? यहाँ पर क्या क्या है? डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर आयरन ट्रांसपोर्ट में यदि कुछ प्रॉब्लम है उसका, कि सोडियम का या पोटेशियम का। मेनकेस सिंड्रोम होता है जनरली, जो एटीपी साइकिल आपने पढ़ी है, एटीपी साइकिल सबने पढ़ी होगी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स के लिए हेल्पफुल है। तो मेनकेस सिंड्रोम में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो कॉपर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। पूरी बॉडी में एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसके कारण जो कॉपर ज़रूरी है वो जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इनफ अमाउंट में, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन को या हमारे ब्लड को, कहीं के बॉडी के ऐसे पार्ट्स को जहाँ पर कॉपर की आवश्यकता है वहीं नहीं पहुँचेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है मेनकेस सिंड्रोम। क्या है? मेनकेस सिंड्रोम, मतलब कॉपर ट्रांसपोर्ट में होने वाली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? मेनकेस सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, एट PHC लेवल ऑल द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वैक्सीन आर स्टोर्ड इन, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो टीकों का भंडारण है कहाँ किया जाता है?
वॉक इन कोल्ड रूम में, डीप फ्रीजर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। ये हमने इनिशियल वैक्सीन को स्टोर किया जाता है कहाँ पर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर मैनेज किया जाता है +2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री तक। यहाँ पे याद रखें +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीएचसी में वैक्सीन स्टोरेज कैसे किया जाएगा, आईएलआर में, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, और यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम तो +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल साइन इन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की नैदानिक परीक्षा में एक महत्वपूर्ण संकेत नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब बॉडी का करते हैं तो वाइटल साइन कौन सा नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। पल्स रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, रेस्पिरेटरी रेट है, स्किन कलर है क्या, आपको आंसर बताना है। तो पल्स रेट होता है, बॉडी का टेम्परेचर होगा, रेस्पिरेटरी रेट होगी, लेकिन यहाँ पर पेन भी नाउअडेज वाइटल साइन में इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्किन का कलर है जो वाइटल साइन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। स्किन का कलर है जो इसमें इंक्लूडेड अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, असेप्सिस इज अ मेथड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर। तो हॉस्पिटल में असेप्सिस टेक्निक अपनाई जाती है। अपूर्णता विधि किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। एक होता है सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, दूसरा होता है असेप्सिस किसके लिए है, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन के लिए, या फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर के लिए। असेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। अब यहाँ पर असेप्सिस टेक्निक किसके लिए होगी, तो ये होती है इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन के लिए। किसके लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन के लिए। यहाँ पर ये नसबंदी नहीं है, स्टरलाइजेशन ही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन। और मैं आपको बता दूं क्लास आगे और मूव करने के पहले कि जो भी लोग बुक्स, पीडीएफ या जो भी स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, जो आपके डाउट रह जाते हैं किसी भी तरीके के रिगार्डिंग, या इवन आप नहीं लेना चाहते, अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप बेझिझक होकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़